इस वक्त भारतीय जरीदा द हिंदू ने भी जंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया और उनकी तारीफ़ की है। इसी पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार डॉक्टर मरीम फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले डॉक्टर मरीम फ़ातिमा की जानिब बढ़ेंगे। मरीम फ़ातिमा साहिबा, कहिएगा कि पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों पर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगी? ट्रंप की जानिब से भी इसकी तारीफ़ की गई और पूरी दुनिया पाकिस्तान को आर्म मेकर बोल रही है, पीस मेकर बोल रही है, तो इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी? जी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल। सबसे अहम पॉइंट हमें ये अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं राइट मोमेंट। राइट मोमेंट वो वक्त होता है, वो पॉइंट होता है जब आप नेगोशिएशंस के लिए ब्रेक थ्रू करते हैं पार्टीज में और उनको हॉस्टिलिटीज से डिसएंगेज करते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट था ईरान के लिए और यूएस और इसराइल के लिए कि ईरान जो है वो एक फटीग का शिकार है और इसके साथ ही इसराइल और यूएस जो है वो भी फटीग का शिकार है। एंड दे वांटेड टू पुल आउट ऑफ इट, दे वांटेड अ वे आउट। तो ये राइट मोमेंट जो है पाकिस्तान की क़यादत ने जो है अपने लिए जो है वो एक चूज किया, एक क्रेडिबल ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे उन्होंने जो है फैसिलिटेशंस के लिए जो है अपने रास्ते खोले और दरवाजे खोले। और ये फैसिलिटेशन जो है आप समझिए कि पाकिस्तान को हम मीडिएटर कहते हैं, तो हम टेक्निकल टर्म्स में इसको मीडिएशन नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कोई प्रपोजल नहीं दिया हुआ। बट पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग गुड ऑफिस, पाकिस्तान इज बीइंग अ फैसिलिटेटर, पाकिस्तान इज ट्रस्टेड बाय ऑल द पार्टीज। और मैं एक बहुत अहम पॉइंट समझती हूँ, ये वक्त बहुत राइट इसलिए था कि इस वक्त जो है ईरान के ऊपर ब्रिजेस पे, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए, स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट्स पे हमले हुए, सऊदी अरेबिया के अंदर भी हुए, और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि 6 अप्रैल की डेडलाइन थी जो कि इस वक्त जो है यूएस के लिए जो है उसके बाद वो उससे ज्यादा शदीद हमले भी किए जा सकते थे। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगी कि पाकिस्तान ने उस करेक्ट टाइमिंग को जो है यूटिलाइज किया है ताकि हॉस्टिलिटीज जी से डिसएंगेज बिल्कुल कराएं। बिल्कुल ऐसा मैं ही इसके लिए है। कुछ डॉक्टर मरियम साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, एज ए सीनियर एंकर पर्सन आप इस सारी काविश को कैसे देखते हैं? आज सारी कौम जो है उसका सर फख्र से बुलंद हो गया। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कामयाब सिफारतकारी की है और बहुत ही मुश्किल मामला इसलिए था कि जितने अफरीक इस तनाज़े के अंदर थे उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना कोई आसान काम था ही नहीं। बिल्कुल। इस खिते के अंदर आप आ जाएं तो ईरान और सऊदी अरब के जो बामी ताल्लुकात हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो किसी हद तक उनमें ठहराव आ जाए, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई करता था ईरान और एक जाके मिसाइल गिरता था सऊदी अरब के किसी इलाके में तो वहां से रद्द-ए-अमल आता था। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। उसकी बिना के ऊपर भी हमारे ऊपर दबाव आता था कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पोजीशन ली भी कि जब भी सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी तो हमारा, क्योंकि डिफेंस अलायंस भी है, जज्बाती और मजहबी एक वाबस्तगी भी है मक्का और मदीना के साथ, तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए तो वैसे ही पाकिस्तान हमेशा से एक पोजीशन रही है कि जब भी जरूरत होगी तो हम तैयार हैं। तो अब तो हम एक फॉर्मल एग्रीमेंट में भी है। तो सऊदीज को भी ये समझाना था कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करें, रद्द-ए-अमल ना दें। साथ जो दूसरे अरब ममालिक हैं उनसे भी पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज हैं, उनसे भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर के ऊपर हमला होता है तो कतर को भी समझाना है कि गैस फील्ड पे हमला हुआ है तो जवाबी कार्रवाई ना करो। यूएई की बहुत सारी साइट्स हिट हुई, कुवैत हिट हुआ, बहरीन के उनका बहुत बड़ा फिफ्थ वो उनका न्यूक्लियर 5वां बहरी बेड़ा है उसकी वो बेस है इस इलाके में। तो इन ममालिक को भी साथ साथ रोके रखना है, ईरान को भी कहना कि रुक जाओ, अमेरिका को समझाना और अमेरिका को ये भी कायल करना कि वो आगे इसराइल को समझाए कि जिन लोगों से पाकिस्तान इस वक्त इंटरेक्ट कर रहा है वो 3 लोग थे बुनियादी तौर पर, जो उनके सदर हैं ईरान के, उनके जो पार्लिमान के स्पीकर हैं और इसी तरीके से जो उनके वजीर खारजा है। तो उनसे बहुत सारी उनकी लीडरशिप थी, वो पहले हमलों के अंदर वो उनकी शहादत हो चुकी थी। लेकिन इन तीनों को उस हिट लिस्ट से भी निकलवाने में पाकिस्तान ने रोल अदा किया। फिर साथ जो IRGC है उसका एक बहुत बड़ा इशू ये था कि जो ईरान के अंदर मौजूद क़यादत है, सिविलियन लीडरशिप है, वो IRGC के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नहीं है। उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाया हुआ था, तो जवाबी कार्रवाई जब होती थी तो बाद में वहां से ये जवाब आता था कि ये किसी कमांडर ने की है, हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था। इसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो पाकिस्तान ने कुछ जहाज निकलवाए जिनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था, तो वो पहले पॉलिटिकल लीडरशिप से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ईरान के साथ कि हाँ भाई ये जहाज आपके निकलवाने, लेकिन वहाँ IRGC के रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ आता है, फिर उनको इंगेज करना पड़ता है। तो इसमें पाकिस्तान से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने
बहुत इफेक्टिवली इंगेज किया। पहले तो लीड रोल के अंदर रहे फील्ड मार्शल नहीं आसिम मुनीर साहब, और साथ उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़ा सेंट्रल रोल था उनका। जितने वज़राए खारजा थे या उनके वो विटकॉफ के साथ जितनी इंगेजमेंट, उसमें इसहाक डार का भी काफी क्लीदी किरदार है। तो ओवरऑल एक पाकिस्तान के लिए सक्सेस स्टोरी है। दुनिया में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा नाम कमाया, दुनिया की ताकत को भी और बड़ी पावर को भी, और जो इलाके के मुख्तलिफ ममालिक हैं उन सारों को इस तनाज़े को आगे बढ़ने से रोकना और आग के फैलाव को रोकना, उसमें पाकिस्तान बहुत एक सेंट्रल रोल प्ले किया। बिल्कुल। नदीम साहब, कहिएगा कि ट्रंप पहले भी इस तरह से जंग बंदी का कहकर और फिर जंग शुरू कर देते हैं, बड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं, पूरी दुनिया जानती है। अब भी 2 हफ्ते का जो जंग बंदी का उन्होंने कहा है, और उसके बाद भी कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मिस एडवेंचर वो कर सकते हैं? देखिए कि जो शरारत वाला काम है ना, वो तो करता है इसराइल, नेतन्याहू करता है। वो आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले कतर के अंदर पीस टॉक्स हो रही थी हिजबुल्लाह के लोगों के साथ, तो उसने फौरी तौर के ऊपर उसको बातचीत के सिलसिले को रोकने के लिए, जिसको खुद अमेरिका ने सपोर्ट करके उस बातचीत के सिलसिले को शुरू करवाया था, तो कतर के अंदर दोहा में ही अटैक करके, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका का एक इत्तेहादी मुल्क है, टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहा था, तो उसने उस बातचीत के अमल को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान को भी 10 अप्रैल के लिए भी मुतात रहना चाहिए कि इसराइल कोई ऐसी साजिश न करे कि ये कोई प्रोसेस जो हमने शुरू किया है बातचीत का और अमन का, ये दरमियान में इसको खात्मा के लिए कोई नेतन्याहू कोई नई साजिश न कर दे। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, टेररिज्म के हवाले से भी और ओवरऑल इस प्रोसेस के हवाले से भी। जो अमेरिकी सदर ट्रंप का रवैया है वो अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, लेकिन वो कुछ उनकी गैर संजीदगी का लेवल नेक्स्ट है। वो सफारतकारी के मैदान के अंदर किसी सदर से या वजीर आजम से आप ये तवक्को नहीं करते कि किसी दूसरे मुल्क को गाली देकर सोशल मीडिया पे या किसी पब्लिक स्टेटमेंट में जिक्र करेगा। ट्रंप साहब ने वो भी काम किया। फिर लास्ट डे जो उनकी धमकी थी वो इनडायरेक्टली तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक वाली धमकी दे रहे थे कि मैं पूरी तहजीब मिटा दूंगा और इसको दोबारा जिंदा करना भी मुमकिन नहीं होगा। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो इस हद तक चले गए थे। ये डेस्परेशन थी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर नेतन्याहू ने जो उनको मंसूबा भेजा था उसके मुताबिक भी था कि चंद रोज के अंदर हम ईरान को मलियामेट कर देंगे, इसकी सारी लीडरशिप को हम मुका देंगे, और इनकी जितनी मिसाइल साइट्स हैं उन मिसाइल साइट्स को भी बड़ी हद है तो 1 हफ्ता लगेगा या 2 हफ्ते लगेंगे तो हम तबाह करके ईरान के टुकड़े कर देंगे। ये वो प्लान था जिसको नेतन्याहू ने ट्रंप को बेचा और ट्रंप साहब उस प्लान को लेकर आए। लेकिन ईरान के लिए कामयाबी का सिर्फ एक यार्ड स्टिक थी कि ईरान को सर्वाइव करना था, और ईरान ने बड़ा सक्सेसफुली सर्वाइव किया। और अब ईरान का और अमेरिका का मुवाजना करें, 28 फरवरी से पहले आबनाए हुर्मुज़ वैसे ही खुला था, लेकिन अब ट्रंप साहब की कामयाबी और विक्ट्री जो वॉशिंगटन बेच रहा है इस वक्त अपने लोगों को, आवाम को, वो ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ हमने खोल ली है। तो आबनाए हुर्मुज़ तो 28 फरवरी से पहले वैसे ही खुली थी। तो अब ईरान ने एक नई चीज सीख ली है जो इस जंग से पहले शायद उसने नहीं सीखी थी, लेकिन अब सीख ली है कि वो वेपनाइज कर सकता है आबनाए हुर्मुज़ को, और अगर उसके ऊपर कोई भी हमलावर होगा तो इस हुर्मुज़ को बंद करके वो पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, और उसने किया इस दफा। तो अमेरिकी सदर के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत चैलेंजेस है आगे। वो इस तनाज़े से तो निकल जाएंगे, लेकिन शायद सियासी तौर पर जो उनके मिड टर्म्स आ रहे हैं वो उस मसले से आसानी से निकलना उनके लिए शायद मुमकिन ना हो। जी, मुश्किल हो सकता है।